हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं लक्की राज जमशेदपुर वुमेंस कॉलेज एमएड सेकेंड सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ। मैंने आप लोग को पिछले वीडियो में पढ़ाया था यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति, जिसका सब टॉपिक था रूसी क्रांति के कारण। फिर हम लोग आगे आज के वीडियो में देखते हैं कि रूसी क्रांति तो हम लोग ने पढ़ा था। अभी हम लोग देखेंगे कि 1905 की जो क्रांति होती है उसके क्या क्या कारण होते हैं, और 1914 की जो प्रथम विश्व युद्ध होता है उसके क्या क्या कारण होते हैं। ओके, तो बढ़ते हैं हम लोग आगे। सबसे पहले हम बात करते हैं क्रांति के तात्पर्य का। ओके, क्रांति का तात्पर्य सिर्फ रक्तपात ही नहीं होता, रक्त की नदियां ही बहनी नहीं होती। क्रांति का अर्थ, क्रांति का तात्पर्य बहुत समय से हो रही, शताब्दियों से चली आ रही कोई ना कोई घटना होती है, कोई घटना घटित हो रही है जिसको जनता नहीं एक्सेप्ट कर रही है, या जो मतलब संविधान उसको बदल नहीं पा रहा है, या अंदरूनी देश में बहुत कुछ अंदरूनी हलचल चल रही हैं जिसके वजह से भी क्रांति होती है। ओके, क्रांति में क्या होता है कि क्रांति कभी भी नुकसानदायक ही रहा है। क्रांति जब होती है तो इसमें देश से बहुत सारे कुछ देश का बहुत कुछ नुकसान होता है, धन हानि होती है, जन हानि होती है, बहुत कुछ चीज़ का नुकसान होता है। ठीक है, आगे फिर हम देखते हैं कि जो मतलब इसमें जो क्रांति होती है 1905 की जो क्रांति होती है, इसका अर्थ ये होता है कि जो सामाजिक मांग है वहाँ की वो पूरी नहीं हो पा रही है। 1905 की जो क्रांति होती है यह सामाजिक तौर पे अगर देखा जाए तो ये वहाँ की जनता के लिए बहुत दुखद घटना है। फिर हम लोग आगे देखते हैं कि रूस का मतलब ये उद्देश्य नहीं था कि लड़ाई ही लड़ा जाए, बट ये हुआ वहाँ पे कि वहाँ का जो सामाजिक मांग था वो पूरा नहीं हो पा रहा था। वहाँ का जो शासक था जार निकोलस द्वितीय, वो अपने प्रजा को भली भांति केयर नहीं कर पा रहा था, उनके परेशानी को समझ नहीं पा रहा था, उनके किसी भी तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहा था। तो ये सबसे बड़ी क्रांति होती है विश्व की क्रांति का या किसी भी देश की क्रांति का। लेकिन 1905 में जो क्रांति होती है उसका कारण ये होता है कि वहाँ का जो मजदूर वर्ग का जो लोग होते हैं, जो श्रमिक वर्ग के लोग होते हैं, जो कृषि वर्ग के जो लोग होते हैं, उनकी कोई भी ज़रूरत, कोई भी इच्छा, कोई भी मतलब उनका जो दैनिक जीवन जो चल रहा है उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए कोई भी साधन नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कोई भी तरह, किसी भी तरह का औद्योगिकरण नहीं है। औद्योगिकरण अगर नहीं होगा तो वहाँ के मजदूर वर्ग के लोग जो होंगे उनका जीविका कैसे चलेगा? माना हुआ चीज़ है। श्रमिक वर्ग के जो लोग हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ कृषि पे टिके हुए हैं। मतलब वहाँ की ओवरऑल जो जनता है वो सिर्फ कृषि पे आधारित है, और कृषि पे अगर आधारित रहता है कोई भी देश तो उसका विकास कितना होगा। तो इसलिए ये देखते हैं हम कि जो रूसी क्रांति का कारण जो होता है, रूसी क्रांति जिस समय होती है उसी समय 1905 की क्रांति भी उसका मुख्य उद्देश्य होता है। क्योंकि 1905 की जब क्रांति होती है तो उसमें मजदूर वर्ग के लोगों को युद्ध के लिए भेजा जाता है, श्रमिक वर्ग के लोगों को युद्ध के लिए भेजा जाता है। या जो मतलब जो लोग हैं, अगर मान लीजिए हम लोग किसी भी तरह का कोई एग्ज़ाम देते हैं तो कब देते हैं? जब उस चीज़ को पढ़ते हैं, अच्छे से उसकी तैयारी करते हैं, फिर उसका लास्ट में हम लोग एग्ज़ाम देते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि मजदूर वर्ग के जो लोग होते हैं उनको बिना किसी प्रशिक्षण का युद्ध में ढकेल दिया जाता है, युद्ध के लिए भेज दिया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि मजदूरों की मतलब मजदूर वर्ग मारे जा रहे होते हैं। वहाँ मजदूर वर्ग के जो लोग हैं या जो क्रांतिकारी के रूप में जिनको भेजा गया है उनको किसी तरह का प्रशिक्षण नहीं मिला होता है, तो वो सही ढंग से युद्ध नहीं कर पा रहे हैं। युद्ध की रणभूमि को युद्ध में रणभूमि में वो अपने रणनीति को नहीं समझ पा रहे हैं कि उनको कैसे इसमें मतलब इसको जीतना है, इस पर विजय कैसे हासिल करना है। तो रूस का जो क्रांति होता है उस समय विश्व 1905 की भी क्रांति होती है, और उस 1905 की जो क्रांति होती है उसका कारण होता है तत्कालीन कारण। ओके, तो तत्कालीन कारण में हम लोग ये देखेंगे
तत्कालीन कारण जो होता है, इसमें होता है ये कि तत्कालीन कारण को खूनी रविवार के नाम से भी जानते हैं। यह विश्व की सबसे बड़ी लड़ाई होती है जिसका कारण तत्कालीन कारण भी होता है। और खूनी रविवार जिसको हम लोग जानते हैं, खूनी रविवार जो होता है, यह 22 जनवरी 1905 को रविवार के दिन घटित होती है। यह विश्व का सबसे बड़ा युद्ध होता है। इसमें धन हानि, जन हानि, मान हानि, मतलब बहुत तरह का नुकसान देश को सहना पड़ता है। और यही तत्कालीन का कारण 1905 की भी क्रांति होती है। इसमें क्या होता है, 1905 की जो क्रांति होती है, इस समय हम लोग ये देखते हैं कि क्रांति तो हो रही होती है, व्यवस्था किसी तरह की नहीं है, ये सब हमने अभी अभी जाना ही। बट आगे इसमें हम लोग देखते हैं कि मजदूर वर्ग के जो बाकी बचे हुए जो लोग थे, वो लोग सेंट पीटर्सबर्ग के मजदूरों जो थे, वो हजारों के संख्या में फादर गेपन नामक पादरी के नेतृत्व में जार को अपनी सारी कठिनाइयां बताने के लिए जाते हैं। ठीक है, सेंट पीटर्सबर्ग के मजदूर हजारों के तादाद में फादर गेपन नामक पादरी के नेतृत्व में जार को अपनी कठिनाइयां सुनाने के लिए एक शांत जुलूस के रूप में मतलब निकलते हैं, जार को अपनी कठिनाई बताने के लिए। ओके, उनके पास जो मजदूर वर्ग के जो लोग रहते हैं, जो फादर गेपन पादरी के पास जा रहे होते हैं शांत जुलूस के अकॉर्डिंग, तो उनके पास किसी तरह की हथियार नहीं है, वो निहत्थे हैं। उनका कोई ऐसा मंसूबा नहीं है कि उनको किसी से लड़ना है या लड़ाई करनी है या युद्ध करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट क्या होता है कि जब इसका खबर जार को पता चलता है तो जार अपने सैनिकों को इशारा करता है और ये बोलता है कि इस निहत्थे मजदूरों पर गोलियां बरसा दी जाए। जार के इशारे पे क्या होता है कि वहाँ उसके जो सैनिक होते हैं वो मजदूरों पे, निहत्थे मजदूरों पे गोलियां बरसा देते हैं। देखते ही देखते हैं अभी उनका राज जुलूस जो होता है, उनका शांत जुलूस जो होता है, वो अभी राज प्रसाद मतलब जैसे फादर गेपन नामक पादरी जो होते हैं उनके दरवाजे पे पहुँचने ही वाला होता है, तब तक जार निकोलस क्या करता है कि मतलब गोली चलवा देता है अपने सैनिकों को बोलकर मजदूरों पे। देखते ही देखते राजमहल के आगे हजारों लाशें बिछ जाती है, मजदूर वर्ग मारे जाते हैं। तो क्या होगा, लाश का ढेर लग गया, वहां पे लाश बिछ गई। इतिहास में यह घटना बहुत बड़ी घटना के नाम से मानी जाने लगी। इतिहास में यह घटना खूनी रविवार के नाम से भी मानी जाती है। और इस घटना का कारण रूस के ऊपर क्रांति के बादल छा गए, रूस के ऊपर क्रांति के बादल मंडराने लगे, रूस के क्षितिज पर क्रांति के बादल मंडराने लगते हैं इस घटना के बाद। ओके, फिर हम लोग आगे देखते हैं कि क्या होता है कि जब ये सारा कुछ हो जाता है तो रूस एक क्रांति के आगोश में समा जाता है, रूस क्रांति के आगोश में समा जाता है और उसके क्षितिज पर क्रांति की जो होती है, क्रांति का जो बादल होता है वह मंडराने लगता है, जिसका तत्कालीन कारण भी माना जाता है ऐसा होने का। ओके, रविवार के नाम, खूनी रविवार के नाम से इसको जाना जाता है, ये मैंने बताया। 22 जनवरी 1905 को यह घटना हुई थी, अभी मैंने आपको बताया। फिर हम लोग आगे देखेंगे कि क्रांति की घटनाएं, मतलब क्रांति जो हुई थी इसकी घटना क्या क्या थी, ये हम लोग आगे बात करेंगे। खूनी रविवार की घटना रूसी जार को भड़का दिया था। ओके, इससे सर्वत्र रूस में हाहाकार मच गई थी, जिसमें रूस में क्रांति की लहर दौड़ गई थी। जगह जगह पर पुलिस और उच्च अधिकारी अफसर वर्ग के जो लोग होते हैं उनका वध होने लगा था, उनको मारा जाने लगा था, मतलब किसी वजह के बिना। और क्या हुआ कि उनको मार करके जनता जो थी, जनता के द्वारा मतलब रूस का जो शासनकाल था वो अपने सैनिकों से सब घटना करवाने लगा था। और वहाँ की जो जनता थी वह बहुत आक्रोशित हो गई थी, उनके अंदर आक्रोश की भावना जाग रही थी। तो वो लोग क्या करते हैं कि किसानों और जमींदारों को मारने लगते हैं, उनका वध करने लगते हैं। सॉरी, कब, जब मतलब वो लोग
उन लोग के साथ गलत होता है तो वो लोग भी आवेश में आकर के गलत स्टेप उठा रहे हैं, गलत कदम उठा रहे हैं, जमींदारों का वध कर रहे हैं, ग्रामीणों का वध कर रहे हैं। फिर हम लोग आगे देखते हैं कि उसी समय जिस समय ये घटना हो रहा होता है, घटित हो रही होती है, उसी समय रूस का जो शासक था जार निकोलस द्वितीय, उसके चाचा जो थे उनका नाम था सर्जियस। सर्जियस जो थे रूस के शासक जो थे जार निकोलस द्वितीय, उनके चाचा थे। उसी समय उनकी वध हो जाती है, उनकी हत्या हो जाती है। इससे क्या होता है कि चारों तरफ हाहाकार मच जाता है और रूस में सुधार की मांग होने लगती है। अतः अगस्त 1905 में जार की प्रतिनिधि सभा को स्थापित करके शासन व्यवस्था में यह घोषणा की जाती है कि ये सारा कुछ जो प्रभाव चल रहे हैं या ये सब कुछ जो भी परेशानियां चल रही हैं, इसको मतलब ख़त्म किया जाए और जार के ऊपर प्रेशर बना करके जार को प्रतिनिधि को स्वीकार करने के लिए यह सभा गठित की जाती है। जार तो स्वीकार करता है वो सारा कुछ को, बट वो क्या करता है ना कि उसके साथ ही वह दूसरी घोषणा भी निकालता है, जिसके कारण यह पहली जो घोषणा होती है जिसमें मतलब जो युद्ध हो रहे होते हैं या जो भी क्राइम हो रहा होता है, इसको कंट्रोल करने की मांग रखी जाती है। इसको जार निकोलस द्वितीय सेकेंड जो घोषणा पत्र निकलवाता है, उससे क्या करता है, इसके प्रभाव को कम कर देता है। फिर हम लोग आगे देखते हैं कि इससे क्या होता है कि मतलब साम्राज्यवादी मंसूबे के जो लोग होते हैं उन पर पानी फिर जाता है, उनके मंसूबे पर पानी फिर जाता है, उनकी मनचाही हुई कार्य नहीं हो पा रही होती है। इससे क्या होता है कि और भी क्रांति की और भी बीड़ा आगे बढ़ने लगती है और क्रांति और बहुत बड़ी बड़ी रूपों में प्रजा के सामने आने लगती है। और इससे क्या होता है कि जार निकोलस द्वितीय जो होता है उसकी सत्ता फिर से स्थापित हो जाती है। फिर वही निरंकुश शासन, स्वेच्छाकारी शासन, मजदूरों के प्रति जो हीन भावना है, कठोर भावना है, वो सारा कुछ हो जाता है। इस प्रकार 1905 में जो रूस की क्रांति हुई, इससे रूस अपने इच्छित लक्ष्यों को पा नहीं सका और क्या होता है कि युद्ध भी असफल हो जाता है। अर्थात 1905 की जो क्रांति है उसे असफल माना गया, यह असफल जाना जाता है। फिर हम लोग आगे चलते हैं, 1905 की जो क्रांति होती है उसके कारण को देखते हैं। 1905 की जो क्रांति होती है उसके कई कारण हैं असफल होने का, जिसमें कुछ प्रमुख कारण हैं जो मैं अभी आप लोग को बताऊंगी। ओके, आगे देखते हैं। राजनीतिक दलों में परस्पर एकता का अभाव। कोई भी अगर काम होता है, कोई भी अगर चीज़ होती है, किसी भी चीज़ का यदि संगठन किया जाता है तो उसमें क्या होता है कि एक प्रमुख को रखा जाता है जिसके अकॉर्डिंग वो सभा को चलाता है और मतलब सभा का कोई भी काम होता है। तो इसमें जो राजनीतिक दल था इसमें एकता नहीं थी, आपस में एकता नहीं था, तो ये भी एक कारण होता है। फिर हम लोग आगे चलते हैं। दूसरी बात यह देखते हैं कि क्रांति के नेतृत्व में कमी। हम यह देखेंगे कि क्रांति में कमी कैसे होती है, उसमें नेतृत्व की कमी हुई तो क्रांति असफल होगी ही। रूस की जो निरंकुश जारशाही शासन था उसका अंत और रूसी शासन की व्यवस्था में सुधार लाने के लिए यह क्रांति की गई थी, यह तो हम जानते ही हैं। किंतु इस क्रांति में विभिन्न प्रकार के जो व्यक्ति थे, विभिन्न तरह के जो लोग थे एवं राजनीतिक दलों के जो लोग थे वो लोग भी भाग लिए थे, जो अपनी अपनी योजना के अनुसार क्रांति को संचालित करना चाहते थे, जिसके क्रांति के संचालन में एक रूपता नहीं हुई। कोई भी सभा यदि गठित होती है, कोई भी सभा का यदि संचालन हमको सुचारू रूप से करना होता है तो उसमें एक प्रमुख की ज़रूरत होती है, एक सभापति की ज़रूरत होती है। वैसे ही जब कोई भी युद्ध होता है तो उसकी रणनीति बनाने के लिए, रणनीति के अकॉर्डिंग आगे चलने के लिए एक प्रमुख की ज़रूरत होती है, जिसकी कमी यहाँ पर थी, ये भी एक कारण हम लोग मानते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, थर्ड पॉइंट, क्रांतिकारियों के पास धन का अभाव। 1905 की जो क्रांति होती है उसका असफल होने का यह भी बहुत बड़ा वजह माना जाता है कि क्रांतिकारी के पास हथियार नहीं होते हैं। निहत्थे क्रांतिकारी कब तक युद्ध लड़ते रहेंगे। इससे क्या होता है कि जार की सेना के द्वारा क्रांतिकारियों का दमन होता है, भारी संख्या में मजदूर मारे जाते हैं। इसके अतिरिक्त धन की कमी क्रांति की व्यवस्थित संचालन को संचालित नहीं कर पाती है, तो यह भी एक बहुत बड़ा कारण होता है। फिर हम लोग देखेंगे फोर्थ पॉइंट,
फोर्थ पॉइंट में हम लोग ये देखेंगे रूसी सेना का जार के प्रति वफादार होना। रूस की जो सेना थी वह जार के प्रति बहुत वफादार थी, लेकिन जार क्या था, उनको यूज कर रहा था और उनके तकलीफ से उनको कोई भी दुख नहीं था, कोई भी उनको चिंता नहीं थी कि हमारे जो प्रजा हैं, हमारे जो लोग हैं वो क्या खा रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, उनकी दिन दशा कैसी है, वो कैसे जी रहे हैं, इससे उनको कोई मतलब नहीं था। फिर हम लोग फिफ्थ पॉइंट देखेंगे क्रांतिकारियों को विदेशों से सहयोग न मिलना। क्रांतिकारी वर्ग के जो लोग थे, क्रांतिकारी जो लोग थे, उनको अगर सहायता नहीं मिलेगी, विदेश से नहीं मिली, इसका कारण ये था कि उनको हथियार नहीं मिल पा रही थी जिससे वो युद्ध में आगे बढ़ करके भाग लें, या विदेशों से सहयोग मिलता तो उनका रिजल्ट कुछ और होता, उनका परिणाम कुछ और होता। 1905 की जो क्रांति हुई थी उसके माध्यम से सुधारवादियों द्वारा किया गया प्रयास निष्फल हो गया। ओके, जो जार निकोलस द्वितीय था उसने स्टालिपिन नामक एक प्रतिक्रियावादी को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया। जार निकोलस जो द्वितीय थे वो उस समय एक प्रधानमंत्री को नियुक्त किए जिनका नाम था स्टालिपिन। ओके, तो उसके बाद हम लोग ये पढ़ेंगे उसने पुलिस को विशेष अधिकार प्रदान कर दिया, क्रांतिकारियों के प्रति बहुत कठोरता के साथ पेश आने लगा, क्रांतिकारियों का कठोरता के साथ दमन करने लगा, और ऐसे में क्या हुआ कि बहुत हजारों की संख्या में मजदूरों को फांसी पे चढ़ा दिया गया और क्रांति से पृथक करने के लिए उनको भूमि का स्वामी बना दिया गया लालच देकर के, लेकिन ये भी सफल नहीं हुआ। इन कार्यों से स्टालिपिन के प्रति विरोध बहुत बढ़ गया और सितंबर 1911 में उनकी हत्या हो गई। हत्या होने के बाद थोड़ा बहुत स्थिति सुधार हुआ, बट बहुत ज़्यादा नहीं हुआ। और क्या होता है कि देश तब भी सभी जुल्मों को सहते हुए वो अंदर ही अंदर जल रहा है, अंदर ही अंदर सोच रहा है कि अब उनका आगे क्या होगा। जिस समय यह घटना सब हो रही थी उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था कि क्रांतिकारी का अंत हो गया, लेकिन नहीं, क्रांति अंदर ही अंदर सुलग रही थी, एक बहुत बड़ी ज्वाला में जल रही थी और वो क्या लग रहा था कि विस्फोट जैसे होने वाला है, कुछ ऐसा होने वाला है, यह समझ में आ रहा था। और बाहरी जनता यह समझ रही थी कि क्रांति का अब अंत हो गया। उसी समय क्या होता है कि एक भयंकर विस्फोट होता है और 1917 के क्रांति के रूप में 1917 की क्रांति के रूप में जब ये घटना होती है तो उस समय क्या होता है कि यह 1917 में भी रूस में क्रांति हुई जिसको प्रथम विश्व युद्ध के नाम से जाना जाता है, जिसने निरंकुश राजशाही के तख्ते को उखाड़ कर फेंक देता है और उसके शासन को समाजवादी शासन व्यवस्था से स्थापित करता है। फलतः सुधार आंदोलन क्रांतिकारी हो गया, जिससे आगे चलकर जार निकोलस द्वितीय का अस्तित्व ही खत्म हो गया। साथ ही उसने रूसी सामाजिक व्यवस्था को भी एक नई दिशा में परिवर्तित कर दिया। अब हम लोग आगे देखते हैं। 4 अगस्त 1914 को प्रथम विश्व युद्ध हुआ। यह एक ऐसा विश्व युद्ध था जो विश्व का सबसे बड़ा युद्ध माना जाता है इसको, और इस युद्ध में सबसे ज़्यादा नुकसान अभी तक के युद्ध में यह सबसे बड़ा युद्ध है और इसमें बहुत अभी तक में सबसे बड़ा नुकसान इसमें देखा गया है। युद्ध में जितना विनाश हुआ, मानव इतिहास में इतना विनाश आज तक कहीं भी देखने को नहीं मिला है, सुनने को नहीं मिला है। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 4 अगस्त 1914 से शुरू हुई और इसका अंत हुआ वर्साई की संधि 1919 तक में। देखिए, वर्साई की संधि के साथ ही प्रथम विश्व युद्ध का जो अंत हुआ है वह मैंने आपको बताया। अब हम लोग लिखेंगे प्रथम विश्व युद्ध के कारण को। ओके, पहला पॉइंट है साम्राज्यवादी शक्तियों की आपसी कलह। देखिए, एशिया और अफ्रीका के क्षेत्रों पर अधिकार करने के लिए यूरोप के साम्राज्यवादी देश में टकराव होते रहते थे। कभी कभी साम्राज्यवादी देश आपस में शांतिपूर्वक निपटारा करने के लिए भी सोचते थे, लेकिन ये सफल नहीं होता था। फिर हम लोग आगे चलेंगे, लिखेंगे सेकंड पॉइंट, उपनिवेश के लिए संघर्ष। देखिए, शक्तिशाली देशों में उपनिवेश के लिए हमेशा संघर्ष होते रहते हैं, ये तो हम लोग जानते ही हैं। फिर थर्ड पॉइंट लिखेंगे यूरोप में संघर्ष। यूरोप में संघर्ष जो हो रहा था, यूरोप में जो संघर्ष हो रहा था उस समय क्या हो रहा था, ये कि उपनिवेश और व्यापार को लेकर के यूरोप में संघर्ष हो रहा था। फिर हम लोग आगे चलते हैं, लिखते हैं गुटों का निर्माण। 19वीं सदी के अंतिम दशक और इसके कारण यूरोप में तनाव की
स्थिति पैदा हो गई थी। यूरोप में देश परस्पर गुटों में शामिल होने लगे थे, गुट का निर्माण होने लगा था, मैंने बताया आपको। अब लिखेंगे 5th पॉइंट, जो सबसे भी मतलब वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड जोरोसेवा में हत्या। ऑस्ट्रिया के जो राजकुमार थे फर्डिनेंड, उनका जोरोसेवा में हत्या हो जाता है। यह प्रथम विश्व युद्ध का सबसे बड़ा वजह होता है, इसको प्रथम विश्व युद्ध का सबसे बड़ा वजह माना जाता है, ठीक है। और यही तत्कालीन कारण भी है प्रथम विश्व युद्ध होने का। फिर हम लोग देखेंगे प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ उस समय क्या होता है कि जो गुट होता है वो 2 गुटों में बंट जाता है। प्रथम विश्व होता है उस समय गुट 2 गुट में विभाजित हो जाता है, ठीक है। पहला पॉइंट लिखेंगे, ग्रुप जो विभाजित होती है उसका फर्स्ट पॉइंट है ट्रिपल अलायंस। इसमें आते हैं ऑस्ट्रिया, जर्मनी, इटली, हंगरी, टर्की, ठीक है। सेकेंड पॉइंट लिखेंगे ट्रिपल एंटेंट। इसमें आते हैं सोविया, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, और यही ग्रुप प्रथम विश्व युद्ध में विजयी होती है। सेकंड नंबर जो पॉइंट है हमारा, सेकंड जो ग्रुप है हमारा ट्रिपल एंटेंट। इसमें क्या होता है कि जो देश आए हैं वो मैंने आपको बताया, और यही गुट जो था वो विजयी भी होता है। इसके बाद हम देखते हैं यह घटना तो पूरे विश्व में चल रही थी। इस समय भारत में क्या चल रहा था यह हम देखते हैं, और इसके परिणाम क्या क्या हुए थे ये भी हम देखते हैं। परिणाम ये हुआ था, विश्व युद्ध जो हुई थी उसका परिणाम यह हुआ था, अपार धन की कमी हुई थी। राजनीतिक परिणाम जो था वो देखने को मिल ही गया, सामाजिक परिणाम भी देखने को मिल गया, विज्ञान की प्रगति हुई, सांस्कृतिक परिणाम भी देखने को आया, और भावी युद्ध के बीज भी बोए गए, ठीक है। इसमें हम लोग ये सारा कुछ पढ़े, 1905 की क्रांति पढ़े, उसके कारण पढ़े भी, आपको समझाए, आपने समझ भी गया होगा। 1914 की जो क्रांति होती है जिसको प्रथम विश्व युद्ध के नाम से जाना जाता है, इसको भी मैंने आपको पढ़ाया। ओके, अब यहीं पर मेरा वीडियो खत्म होता है। थैंक यू।